Good morning, students. Today we will discuss our new topic, that is balanced chemical equation. Okay, तो जो केमिकल इक्वेशन है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं कि व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इट रिप्रेजेंट ए केमिकल चेंज. कोई भी जो केमिकल इक्वेशन होती है वो किसी ना किसी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती है इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला. फॉर एग्जाम्पल हम एक इक्वेशन कंसिडर करते हैं, ये वाली इक्वेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म NaCl एंड वाटर. तो ये हमारे पास एक तरीके की क्या है, केमिकल इक्वेशन. एंड सेकंड थिंग, जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, मतलब जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट. जो एरो के राइट हैंड साइड में है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट. क्लियर? तो केमिकल इक्वेशन क्लियर हो गया कि व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन. इट रिप्रेजेंट ए केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला. और जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें आ रही हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट. जो राइट हैंड साइड में आ रही हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट. पर इसमें एक और वर्ड आ रहा है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो ये जो वर्ड बैलेंस्ड है इसका क्या मतलब है? इसके लिए एक रूल है, हमें पहले वो समझना पड़ेगा. छोटी क्लासेस हम पढ़ते आ रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका क्या मतलब है? इन सिंपल टर्म्स, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ना हम मास को क्रिएट कर सकते हैं, ना क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. अगर उस रूल को हम इक्वेशंस पे लगाएं, केमिकल इक्वेशन पे, तो वो कब फॉलो होगा कि मास, लेफ्ट हैंड साइड का मास और राइट हैंड साइड का मास सेम हो. वो कब फॉलो होगा? जब उनके नंबर ऑफ एटम सेम होंगे. क्लियर? तो वो वाली इक्वेशन जिसके नंबर ऑफ एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और प्रोडक्ट साइड्स ऑफ ईच एलिमेंट वो सेम होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हमारे पास डेफिनेशन क्या बन गई? इट कंटेन्स द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. इसका क्या मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड के जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट वो क्या है, हमारे पास सेम. समझते हैं इसका क्या मतलब है. तो मैंने आपको ये एग्जांपल थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड चेंजिंग इनटू NaCl प्लस वाटर. सबसे पहली बात हमने ये देखना है कि ये केमिकल इक्वेशन है. क्लियर? क्यों? क्योंकि ये केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है. जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट. जो एरो के राइट हैंड साइड में है वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट. अब हमने क्या चेक करना है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, अगर वो सेम हुए तो वो इक्वेशंस क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अगर वो सेम नहीं हुए तो वो बैलेंस नहीं हो. चेक करते हैं. जैसे लेफ्ट हैंड साइड में Na स्टैंड फॉर सोडियम. तो सोडियम के कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 1. और पे सोडियम है नहीं है. तो लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1. राइट हैंड साइड में भी कितने हैं, 1. तो लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम का एक एटम है, राइट हैंड साइड में भी सोडियम का एक एटम है, तो बैलेंस है. ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1. राइट हैंड साइड में भी कितने हैं, 1. बैलेंस्ड है. हाइड्रोजन, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2. 1 + 1 2. राइट हैंड साइड में कितने हैं, 2. क्लियर? ये दोनों आपस में ऐड हो गए ना, एक एटम ये, एक एटम ये, टोटल कितने हो गए, 2 एटम. राइट हैंड साइड में भी कितने हैं, 2 एटम्स. क्लोरीन कितने, 1 एटम. इसमें भी क्या है, 1 एटम. तो ये जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, क्लियर, तो इसके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट. इन शॉर्ट, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड. मतलब कि जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में है उतने एटम्स क्या है, प्रोडक्ट साइड में है, हर एक एटम्स के, हर एक एलिमेंट के एटम्स के. क्लियर? तो जो ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या रहते हैं, सेम, उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. क्लियर? तो अब ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी. व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट.
आप कहोगे कि बैलेंस क्यों होना चाहिए, मैंने पहले बता दिया कि बैलेंस्ड होना क्यों जरूरी है, क्योंकि तभी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। अगर नंबर ऑफ एटम सेम नहीं होंगे मतलब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो नहीं कर रहा। तो हमें जो केमिकल इक्वेशन है इट शुड बी बैलेंस्ड। बैलेंस कब होगी, जब उसके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट के एटम सेम होने चाहिए रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, दिस एग्जांपल, ठीक है। इसमें आप एक चीज का डिफरेंस देखोगे, इसमें हमने कोई भी अपना नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, 1 1 1। इसमें आयरन के आगे 3 है, वाटर के आगे 4 है, इसके कुछ 1 है, इसका 4 है, मतलब इसको किसी ना किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये बैलेंस हो जाए। अगर हम इसको इन कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि नंबर के मल्टीप्लाई करने के बाद ये बैलेंस है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। तो ध्यान से देखना, तो लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के कितने एटम है, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे 1 है, तो अब कितने हो गए 3। राइट हैंड साइड में कितने हैं 3, तो ये आयरन के 3, ये भी आयरन के क्या हो गए 3। इसमें हाइड्रोजन H2 मतलब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए 8। राइट हैंड साइड में भी कितने हैं 8, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 8 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में भी 8 हाइड्रोजन है। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं 4 × 1 4, राइट हैंड साइड में कितने हैं 4, तो आयरन 3 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन 4। तो ये जो इक्वेशन है ये भी हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पर इसमें देखो, इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की, ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसको हमने किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं किया था, बट इट वाज बैलेंस्ड। अगर हम इस इक्वेशन को 3 4 ये इनसे मल्टीप्लाई ना करें तो ये बैलेंस नहीं होगी। इसको हमने इनके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया तब ये इक्वेशन बैलेंस हो पाई। क्लियर? तो वो कौन सा मेथड है, हमें कैसे पता चलेगा कि किसको आगे 3 आना है 4 आना है? वी विल सेपरेटली डिस्कस इट इन वीडियो। इसका मैं सेपरेट लेक्चर पढ़ाऊंगा, हिट एंड ट्रायल मेथड, कि कोई जो इक्वेशन होती है वो बैलेंस नहीं है, मतलब अनबैलेंस्ड है, उसको बैलेंस करने के लिए हम कौन से कोफिशिएंट लगाएं। जैसे यहां पर क्या लगा 3 4, यहां पर कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहां पर 4, तो कैसे कोफिशिएंट लगाएं कि वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, इसको हम सेपरेट में डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक सेपरेट टॉपिक है, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अभी आपने ये समझना है कि ये इक्वेशन अगर हम कोफिशिएंट ना लगाएं तो बैलेंस नहीं है, बट जब इसको हमने कोफिशिएंट ये इसके साथ देख रहे हैं तब ये क्या है, बैलेंस्ड है। सिमिलरली दिस इक्वेशन, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 2 × 2 4, यहां पर कितने हैं 4, सल्फर कितने हैं 2, और ये वाला भी ऐड हो जाना 2 + 1 3, यहां पर कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहां पर भी ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो इन तीनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम है ऑन द रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। फर्क क्या है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें अपने आप ही बैलेंस्ड है, हमने इक्वेशन के अपना जो फॉर्मूलास लिखे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है, किसी 1 2 3 4 इनके साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जबकि सेकंड और थर्ड इक्वेशन अगर हम इनको इनके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये बैलेंस्ड होगी। अगर हम ये ना लगाएं 3 4 कोफिशिएंट, जो भी हमने लगाया 1 2 3 4, तो उसके बिना ये बैलेंस्ड नहीं है। क्लियर? पर जब हम इनको इनके कोफिशिएंट लगा दिए तो ये क्या हो गया, हमारे पास बैलेंस्ड हो। इसका मतलब कि इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हमें उनको स्पेशल कोफिशिएंट्स के साथ जो बैलेंसिंग के लिए रिक्वायर्ड है वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दैट, तभी वो अपना बैलेंस हो पाएगी। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि जो नंबर ऑफ एटम्स जो स्टार्टिंग में हम आते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है कि जिसके नंबर ऑफ एटम्स सेम हो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। कई जो इक्वेशंस होती हैं उनके ऑटोमेटिकली सेम होते हैं, बट कईयों के नहीं होते, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद स्पेशल कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट उनको बोलते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब इनको कैसे बैलेंस करते हैं, ये कैसे पता चलेगा, हम इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। उसका एक हमारे पास मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन।
ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने इतना समझ लेना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं। क्लियर? तो जो हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया, आई थिंक, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मो मीन्स हीट, थर्मो मीन्स हीट, केमिकल इक्वेशन ये तो ऊपर वाला वर्ड ही है विच रिप्रेजेंट ए केमिकल चेंज। थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, इसका क्या मतलब होता है? एनी केमिकल इक्वेशन विच इंक्लूड द हीट चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन है, अगर उसमें हीट चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, हीट चेंजेस का मतलब है या तो उसमें से हीट लिबरेट हो रही है, मतलब निकल रही है, या उसको हीट देनी पड़ रही है, मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, तो उस इक्वेशन को या तो उसमें से हीट लिबरेट हो या उसमें एब्जॉर्ब हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। क्लियर? सिंपल वर्डिंग में कोई भी केमिकल इक्वेशन विच इंक्लूड द हीट चेंजेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब ये दो तरीके की होती हैं, फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक, सेकेंड वन इज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होती हैं? जिनमें देयर इज एवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब हीट बाहर निकल रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हमने की, उसमें से हीट निकली, ठीक है, तो वो कौन सी इक्वेशन होगी? एक्सोथर्मिक केमिकल इक्वेशन। दूसरी हमारे पास होती है एंडोथर्मिक, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, कोई रिएक्शन हम कर रहे हैं, उसको करने के लिए वी हैव टू सप्लाई द हीट, हमें गर्म करना पड़ रहा है या किसी तरह से हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इट इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। इनकी एग्जांपल क्या है? जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंजिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। कार्बन मतलब सिंपली कोल, अगर हम ले लें, उसको हम बर्न करेंगे, अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब उसको आग लगा दें, तो उसमें से क्या, एक तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस देयर विल बी लिबरेशन ऑफ हीट, और उसमें साथ में क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। तो उस केमिकल इक्वेशन में से जिसमें से हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करेंगे, क्लियर, तो देयर विल बी एवोल्यूशन ऑफ हीट, तो वो कौन सी एग्जांपल होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल इज डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर हमने इसको डीकम्पोज करना है, तोड़ना है उसको, तो वी वुड हैव टू सप्लाई द हीट, हमें उसको गर्म करना पड़ेगा, हमें हीट देनी पड़ेगी, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो टूट जाएगा, टूट के क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो इस रिएक्शन में हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, मतलब हीट निकल रही है, तो डेट इज एक्सोथर्मिक। इसमें क्या है? हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तब वो रिएक्शन होगी, मतलब वो क्या होगी? एंडोथर्मिक। तो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जिस रिएक्शन में हीट जो है इवॉल्व हो, मतलब डेट इज गिविंग अस द हीट, तो डेट इज एक्सोथर्मिक। जिसमें हमें सप्लाई करनी पड़ रही है, तो डेट इज एंडोथर्मिक। बट चाहे वो एक्सो है चाहे वो एंडो है, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। दोनों की मेन कैटेगरी क्या है? थर्मोकेमिकल इक्वेशन विच इंक्लूड द हीट चेंज, ठीक है। तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? विच इंक्लूड द हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट चेंज आ रहा है, अगर वो हीट इवॉल्व हो रही है, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो आज हमने दो टॉपिक डिस्कस किए। फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जिसके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट साइड क्या हो? सेम, तो उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड। सेकेंड हमने क्या डिस्कस किया? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब कोई रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, दैट इज अनबैलेंस्ड, तो उसको बैलेंस करने का हमारे पास मेथड है सिलेबस में। वैसे तो कई सारे मेथड होते हैं, पर हमारे सिलेबस में है हिट एंड ट्रायल मेथड। वो कैसे बैलेंस करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो तब तक आप ये सब कर लेना और अपनी बुक्स में से रिवाइज कर लेना।